बेटी के शादी के बाद माँ बाप का हस्तक्षेप। हर माँ बाप और बेटी यह कहानी जरूर सुने। मम्मी, वहाँ तो प्रेशर कुकर भी खराब है। कई बार रिंग निकाल कर सेट करो, तब जाकर भाप निकलना बंद होता है। अच्छा, और हाँ, सीटी तो बजता ही नहीं। मटर छीलते हुए कविता ने अपनी माँ से शिकायत की। तू पहली बार ससुराल से मैके आई है, चलो शाम को एक नया तुम्हारी पसंद का प्रेशर कुकर दिलवा देती हूँ। माँ लता स्नेह से बोली। कविता खुश हो गई। शाम हुई। माँ और छोटी बहन के साथ कविता बाजार गई और अपनी पसंद से खुद के कपड़े, पति के लिए शर्ट पैंट के कपड़े और एक अच्छे ब्रांड का प्रेशर कुकर खरीद लाई। कविता के पिता राजेश पूना रेलवे स्टेशन पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे। उसका विवाह पूना से लगभग 60 किलोमीटर दूर ठाणे नगर में हुआ था। यातायात का साधन सुगम था। रेलवे के अलावा सड़क मार्ग से भी दोनों नगर जुड़े हुए थे। कविता का पति मोहन ठाणे में ही एक सूत मिल में काम करता था। ससुर को ऑपरेटिव बैंक से रिटायर हो चुके थे। दोनों परिवार मध्यवर्गीय था। धन की प्रचुरता नहीं थी, पर घर में अभाव भी नहीं था। कविता के ताऊ ठाणे स्टेशन पर कार्यरत थे। उन्हीं के प्रयासों के कारण रिश्ते की बात चली थी और विवाह संपन्न हुआ था। अगले दिन कविता पति के साथ ससुराल लौटी। दिल बल्लियों उछल रहा था। माँ से मिले उपहार उसे गौरवान्वित कर रहे थे। सास प्रेशर कुकर के डब्बे को देखकर पूछ बैठी, ये क्यों खरीद लाई? हमने खरीदा नहीं मम्मी जी, मेरी मम्मी ने दिया है। कहते समय कविता के स्वर में गर्व का भाव था। अनुभवी सास जैसे माजरा समझ गई हो, बोली, इसे अभी नहीं निकालना। मोहन से कहकर कुकर सुधरवा दूंगी। अगर फिर भी कुकर से संतुष्टि नहीं मिले तभी नया कुकर निकालना। अब पुराने कुकर से प्रेशर लीक नहीं कर रहा था और वह यदा कदा सीटी भी बजा रहा था। 3 महीनों के बाद कविता पति के साथ फिर मैके आई। मम्मी ने हाल चाल पूछा। बातों ही बातों में माँ ने पूछ लिया कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। और सब तो ठीक है मम्मी, पर वहाँ का गैस चूल्हा इतना कम फ्लेम देता है कि चाय बनाने में ही पसीना छूट जाता है। उसे सुधरवा कर भी देखा, पर कोई फायदा नहीं। 8-10 दिन तक फ्लेम ठीक रहता है, फिर वैसा का वैसा ही। मम्मी, मिलिट्री कैंटीन से चूल्हा मिल सकता हो तो दिलवाओ ना, कैंटीन में सस्ता मिल जाता है। राजेश जी के एक मित्र जो सेना में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे, से निवेदन कर राजेश जी ने एक गैस स्टोव कविता के लिए मंगवा दिया। कविता ने मूल्य चुकाना चाहा, पर राजेश जी ने मूल्य लेने से मना कर दिया। समझना, पापा की तरफ से गिफ्ट है, कहकर उन्होंने टाल दिया। इस बार फिर कविता गर्व से मस्तक ऊंचा कर ससुराल पहुंची। सास ने दरवाजा खोला था। सास की नज़र गैस स्टोव पर पड़ी तो सास के पूछने से पहले ही कविता बोल पड़ी, मम्मी जी, अपने चूल्हे से परेशान हो गई हूँ, इसीलिए पूना के मिलिट्री कैंटीन से मम्मी से कहकर चूल्हा मंगवाई हूँ। मैं पैसे दे रही थी, पर पापा ने लेने से मना कर दिया। इस पर सास कुछ नहीं बोली। शाम को काम से लौटने के बाद खुद मोहन ने नया स्टोव किचन में लगाया। उस शाम का खाना नए स्टोव पर बनाया गया। साथ ही आज नया प्रेशर कुकर जो स्टैंड पर रखा था उतारा गया। फिर नए प्रेशर कुकर का उद्घाटन नए गैस स्टोव पर खीर बनाकर किया गया। बाद के दिनों में स्थिति ये थी कि कविता जब कभी मायके जाती थी, अपनी माँ के सामने शिकायतों का पिटारा खोलकर रख देती थी। जरा जरा सी कमियां भी बढ़ा चढ़ा कर बताती थी। माँ भी उन कमियों को रस ले लेकर सुनती थी, चूँकि वे सब चीज़ें घरेलू उपयोग से संबंधित होती थी, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती थी। इसीलिए माँ खुद बाजार से ला देती थी या पिता से मंगवा देती थी। कैंची, मिक्सर ग्राइंडर, डिनर सेट जैसे कई चीज़ें वह माँ से ससुराल लेकर आई। अब सास भी कुछ नहीं कहती थी। उन्हें भी लगता था कि कुछ ला रही है, देने तो नहीं जा रही ना। संपन्न माँ बाप की बेटी है, माँ बेटियों को उपहार देती ही है। उन्हीं दिनों मोहन को एक सेकेंड हैंड बाइक पसंद आ गई। कीमत लगभग 40,000 रुपये तय ठहराया गया। मोहन के पास मात्र 20,000 रुपये थे। कुछ पापा से, कुछ दोस्तों से लेकर खरीद लूँगा सोचकर मोहन ने बाइक के लिए 10,000 रुपये बयाना दे दिया
और 7 दिन के अंदर पूरी रकम देकर बाइक ले जाऊंगा कहकर वादा कर आया। घर आया तो पता चला कि पिता अधिकतम 8,000 रुपये की मदद कर सकते हैं। शेष 12,000 के लिए वह इधर उधर भटका, मित्रों से फरियाद किया पर कहीं दाल नहीं गली। अंतिम विकल्प के तौर पर वह दानवीर ससुर को याद किया। अगले ही दिन नौ दंपति पूना पहुंच गए। राजेश जी के सामने आने का प्रयोजन बताया गया तो मोहन और कविता दोनों का भ्रम टूटा। राजेश जी ने पैसे जुटा पाने में असमर्थता प्रकट की। बोले, 1,000-2,000 की व्यवस्था तो कर सकता हूँ, पर 12,000 की व्यवस्था मेरे लिए मुश्किल होगी। कविता का दिल उदास हो गया। वही मोहन को बयाने में दिए 10,000 रुपये डूबते हुए नजर आए। बेटी दामाद आए थे, इसीलिए उत्तम भोग का प्रबंधन किया जाने लगा, पर मोहन का मन ससुराल में नहीं लगा। पिंपरी से होकर लौटता हूँ कहकर वह वहाँ से निकल गया। पूना पिंपरी में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी थी। जल्दी लौटना कहकर कविता ने उसे जाने दिया। दोपहर हो गई, फिर शाम ढल गई, पर मोहन पिंपरी से वापस नहीं लौटा था, जबकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक उसे शाम उन्हीं थाने लौटना था। कविता बार बार घड़ी देखती, उसका मन विचलित होने लगा था। मन में तरह तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। कोई अनहोनी ना हो गई हो, सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटी के आगमन से माँ का उल्लासित मन अब मलिन होने लगा था। दिमाग में एक ही बात आई कि पैसे के कारण जमाई राजा नाराज तो नहीं हो गए। बेटी को लेकर एक पीसीओ में पहुंची और मोहन के पड़ोस के एक घर में, जहां पीटी टेलीफोन कनेक्शन लगा था, फोन लगाया गया। फोन सुनने मोहन ही आया था। फोन पर मोहन की आवाज़ सुनकर कविता फपक पड़ी। मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ और आप थाने पहुँच गए। कविता बड़ी मुश्किल से बोल पाई। क्या करता, पूना में रुककर पिंपरी दोस्त के पास गया था पैसे के जुगाड़ में। वहाँ भी इनकार सुना तो थाने लौट कर आया। बाइक वाले से बयाना लौटाने को बोलूँगा, अगर लौटा दिया तो ठीक है, नहीं तो 10,000 रुपये को राम राम। मैं कैसे आऊँ? मर्जी तेरी, जैसे आना हो ना, मर्जी हो तो मत आना। मोहन का रुष्ट स्वर बिजली सी गिरी कविता के ऊपर। कई पलों तक अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये क्या बोल रहे हो? वही जो सुन रही हो कहकर मोहन ने फोन रख दिया। कविता जाने कितनी ही देर तक फोन हाथ में लिए हेलो हेलो करती रही। आंखों से अश्रुधारा वेग पूर्वक बह निकले। क्या हुआ? माँ आश्चर्यचकित स्वर में बोली। कविता थोड़ी देर तक रोती रही, फिर अटक अटक कर पूरी बात बताई। घर में जैसे कोहराम मच गया हो। मोहन और उसके पूरे खानदान को कोसा जाने लगा। गालियाँ दी गई, भिखमंगों के परिवार में बेटी ब्याह दी गई, जैसे बातें भी कही गई। क्रोध जब कम हुआ तो मशवरा करने की बारी आई। 12,000 रुपये राजेश जी के लिए 3 माह के वेतन के बराबर थे। सहज व्यवस्था करना असंभव नहीं था, पर असंभव भी नहीं था। 3 दिन बाद कुछ बैंक से निकालकर कुछ मित्रों से उधार लेकर वे 12,000 रुपये इकट्ठा किए और पीड़ित मन से बेटी को लेकर समधियाने पहुंचे। मोहन के माता पिता को इस संदर्भ में कुछ भी मालूम नहीं था। वे सोच रहे थे कि कविता के माता पिता का मन कर आया होगा कि बेटी को कुछ दिन पास रखे, इसीलिए मोहन कविता को मायके छोड़कर अकेला लौट आया। मोहन से जवाब तलबी की गई। मैंने कौन सा दहेज मांगा है? उधार चाहिए थे। जैसे ही मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे मैं आपको चुका दूंगा। 3 साल गुजर गए, ना रकम वापस आई और ना नई मांग हुई। मोहन छूटते ही बोला। राजेश जब कविता के हाथ में रकम दिए, फिर दामाद से कोई सवाल जवाब किए बिना अपने बड़े भाई साहब के घर चले गए। अंत तक वे समझ नहीं पाए थे कि रुपए की मांग के पीछे समधी समधन की भी कोई इच्छा थी या नहीं थी। राजेश जी ने फिर भी शुक्र मनाया, समझ लिया कि दहेज में कोई कमी रह गई होगी जो उस 12,000 से पूरी की गई। तभी एक दिन पता चला कि मोहन जिस कॉटन मिल में काम करता था वह बंद हो गई। कर्मचारियों को एक निश्चित रकम सौंप कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। कविता इस दरमियान एक बच्चे की मां बन चुकी थी और पुनः गर्व से भी थी। मोहन एक दिन पत्नी और बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से ससुराल आया और नासिक, जो पूना से कुछ ही किलोमीटर दूर था,
नई नौकरी की तलाश में भटकने लगा। लगभग 20 दिन तक भटकने के बाद एक दिन मोहन ने कहा कि कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है। सोच रहा हूँ कि नौकरी ढूंढने में समय बर्बाद करने के बजाय अपना खुद का कोई कारोबार शुरू करूँ। अगर 50,000 की मदद मिल जाए तो मैं खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। मानो मोहन के मुंह से बोल नहीं फूटे हो, बम का गोला दागा हो। पिछली रकम तो वापस हुई नहीं और 50,000 फिर से। सास एकदम से बोल पड़ी, जमाई राजा, वो 12,000 ही बड़ी मुश्किल से चुकाए हैं हमने, और आपकी साली की शादी में भी खूब खर्चा हुआ है हमारा। इस बार हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दो टुक जवाब सुनकर मोहन कुछ नहीं बोला। कविता मोहन के प्रति आशंकित थी, कहीं इस बार फिर। उस शाम मोहन ने कुछ नहीं किया, चुपचाप खाना खाया, खामोशी से रात गुजारी और अगली सुबह जाता हूँ किसी और जगह काम देखने कहकर अच्छे से तैयार हुआ, नाश्ता किया और अपना बायोडाटा की फाइल वाला बैग लेकर बाइक से चला गया। उस रोज वो वापस नहीं लौटा। रात हो गई और जब वो वापस नहीं लौटा तो कविता ने ससुराल के पड़ोस में ही फोन किया। वहाँ से पता चला कि मोहन थाने भी नहीं लौटा है। आखिर गया तो कहाँ? 2 दिन गुजर गए। मन में तरह तरह की शंका उत्पन्न हो रही थी। थाने पर दर्याप्त की गई, कहीं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया, पर कुछ पता नहीं चला। 5वें दिन मोहन बिना किसी पूर्व सूचना के मैले कुचैले हालात में पुणे पहुंचा। बिना किसी से कोई बातचीत किए सीधे बाथरूम में घुस गया। नहा धोकर बाहर निकला। नाश्ते के दौरान बताया कि इन 5 दिनों में वह नासिक में नौकरी की तलाश में खूब भटका है। कहीं भी कैसा भी काम नहीं मिला है, इसीलिए एक दोस्त के साथ पिंपरी काम की तलाश में जा रहा है। बाइक वह पिंपरी में दोस्त के घर पर छोड़ देगा और अपना कपड़ों वाला बैग लेकर वह घर से निकल गया। कविता भारी मन से मोहन को जाने दी। पिछले 5 दिनों में उसकी आंखों ने अविरल आंसू बहाए थे। आजीविका का प्रश्न ना होता तो वह मोहन को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। अब तो मायके में रहना भी उसे कठिन और अपमानजनक लगने लगा था। माता पिता उससे कुछ कहते तो नहीं थे, पर माता पिता की आंखों में छाई उदासी स्पष्ट गोचर होने लगी थी। मोहन को गए 3 ही दिन हुए थे कि कविता को उसके ताऊ से पता चला कि मोहन तो पहले दिन ही थाने आ गया था, यानी पिंपरी जाने की बात झूठी थी। कविता जैसे आसमान से गिरी हो। घर में कोहराम मचना ही था। बचा राजेश जी अगली सुबह कविता और बच्चे को लेकर थाने रेलवे क्वार्टर में रह रहे अपने बड़े भाई के घर पहुंचे। बड़े भाई को आराम से एक एक बात बताई। पूरी बात सुनकर बड़े भाई सोहन जी ने निश्वास भर कर कहा, सारी गलती तुम लोगों की है। क्या मतलब? तुम लोगों ने बच्ची की शादी करने के बाद भी उसके जीवन पर अपना नियंत्रण चाहा। ये तो नादान है, कम अक्ल ना समझे। इसे घर गृहस्थी के बारे में क्या अनुभव, पर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को तो समझदारी दिखलानी चाहिए थी। क्यों बेटी के ससुराल की कमियां जानने के लिए उत्सुक रहती थी? कौन सा घर है जहां सब कुछ ठीक ठाक है, 100% परफेक्ट है? कैंची खराब है, प्रेस खराब है, गैस चूल्हा खराब है, प्रेशर कुकर खराब है, मिक्सर ग्राइंडर खराब है, तो तुम लोगों ने बाजार से खरीद दिया। अब उस लड़की का भाग्य खराब है, उसका समय खराब है, तो नया भाग नया समय खरीद दो। सोहन जी पल भर के लिए रुके, फिर बोले, राजेश, जब उन्हें तुम्हारी सौगातों की जरूरत नहीं थी तब तुम जबरन उन्हें सौगातें उन पर थोपते रहे। अब उसे वाकई मदद की जरूरत है, तब तुम अपनी पीठ दिखा रहे हो, मदद करने से इनकार कर रहे हो। मैं क्या करूं? मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? मैं ये नहीं कहता कि तुम कर्ज लेकर मदद करने की कोशिश करो, चाहो तो भी नहीं कर सकते, पर सच ये है कि उनके दाढ़ में लहू तुमने ही चखाया है। झूठी उम्मीदें तुम ही ने जगाई है। तुमने बेटी के कहने पर वे छोटी बड़ी चीजें ना खरीदी होती तो लड़के को तुमसे कोई उम्मीद ना होती। असल में लड़का तुम्हें कारू का खजाना समझ लिया है और तुम्हारी बेटी भी जमीनी हकीकत से दूर है। ये बच्चे किसी चीज़ की फरमाइश करते समय भूल जाते हैं कि माता पिता कैसे घर परिवार मैनेज करते हैं, कैसे चीज़ें जुटाते हैं। फिर क्या करें? अब सबके लिए यही अच्छा है कि कविता स्वयं बच्चे के साथ जाए और खुद सब कुछ मैनेज करे। तुम पहली गाड़ी से वापस पुणे लौट जाओ। अगर मन नहीं माने तो यही मेरे घर में रहो। अभी कविता के साथ उसके ससुराल में जाने की जरूरत नहीं है।
बल्कि उन्हें तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम थाने आए हो। पता नहीं वे लोग कविता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। बेवकूफ मत बनो। क्या कभी कविता ने सास ससुर के बारे में यह कहा है कि वे कविता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं? राजेश, मैं निजी रूप से मोहन के माता पिता को जानता हूँ। वे बहुत ही नेक लोग हैं। अगर मोहन ने बेवकूफ़ी की भी है तो इसमें उसके माता पिता का क्या दोष? अगर वे लालची लोग होते तो मैं खुद रिश्ते के लिए इनकार कर देता। राजेश जी प्रतिवाद करना चाहते थे पर बड़े भाई की बातों की अवहेलना ना कर सके। सोहन जी ने कमरे में कविता और अपनी पत्नी को बुलाया, कुछ सवाल जवाब किए, फिर कुछ बातें समझाई और एक ऑटो बुलवाकर कविता को ससुराल के लिए रवाना कर दिया। कविता के लिए दरवाजा उसकी सास ने खोला था। पुत्र वधू एवं पोते को देखकर वह चौंकी, बोली कैसे आई? आई तो ट्रेन से ही थी। स्टेशन के बाहर ताई जी मिल गई थी। उन्होंने जीत की तो थोड़ी देर के लिए उनके घर जाना ही पड़ा। संजोगवश मोहन उस समय घर पर ही था। कविता से नजरें मिला पाने का ताव ना ला सका। नजरें चुराता हुआ अपने बच्चों के साथ खेलने लगा। सास के व्यवहार से यही ज्ञात हुआ कि वह सारे मसले से अनभिज्ञ है। कविता को लगा कि अच्छा ही हुआ कि ताऊ जी की बात मानकर पिता साथ नहीं आए थे। भेद खुलता तो मोहन या तो शर्मिंदा होता या कर कोई और बेवकूफ़ी करता। रात हुई। मोहन बड़ी हिम्मत कर कमरे में गया। कविता को इसी पल का इंतजार था। बेटा सो चुका। एक बात पूछूं? कविता के मुंह से निकला, सॉरी। तुमसे सॉरी नहीं सुनना मुझे। मैं तो एक बात जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? दिल की रानी तो हो ही नहीं सकती। अगर होती तो तुम्हारे दिल में रहती। अर्धांगिनी भी नहीं समझते। अगर समझ रहे होते तो मुझे छोड़कर भागते नहीं। दासी समझते तो चरणों में जगह देते। कह तो रहा हूँ ना सॉरी। मैं भी कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। कहते हैं पति पत्नी का जीवन सांझे का होता है। सुख हो, दुख हो, खुशी हो, विषाद हो, दोनों को बराबर बराबर झेलना पड़ता है। कभी सोचा है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उस पर क्या बीतती होगी? जब मैं जर जर रोती होंगी। तुम मुझ पर ही नहीं इस बच्चे पर भी जुल्म कर रहे हो जो अभी जन्मा भी नहीं है। मेरी नौकरी छूट गई है, मोहन कातर स्वर में बोला। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी नौकरी कभी लगी ही नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सोच रही हूँ कि अभी 3 महीने ही तो हुए हैं, क्यों न इस गर्भ को। नहीं, मंतव्य समझकर मोहन के मुंह से चीख सी निकल गई। कविता के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान रेंग कर रह गई। माय डियर हब्बी, अपने बच्चों के बारे में सिर्फ बुरा सुनकर इतनी पीड़ा हुई, उस बच्चे के खिलाफ जिसकी तुमने शकल भी नहीं देखी है, जिसे दुनिया में आना भी बाकी है। फिर सोचो मेरे पापा को कैसा लगता होगा जब मैं खून के आंसू रोती हूँ। कविता प्लीज मुझे जूते मार लो पर जलील मत करो प्लीज। वादा करो कि मर्द बनोगे, हर दुश्वारी का सामना करोगे पर भगौड़ों की तरफ भागोगे नहीं, कभी पलायन नहीं करोगे। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मैं ठेले का पर सब्जी बेच लूँगा, चाय की टपरी खोल दूँगा पर तुमसे दूर नहीं जाऊँ। कुछ भी करो, अब मैं भी 2 पैसे कमाने की जुगत करूँगी। बस 2-3 साल की बात और है। छोटा बच्चा भी जब दूध छोड़ देगा या देगी तब मैं भी तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारा साथ दूंगी। अब रही बात पूछी की तो मेरे गहने प्रस्तुत है। अब फिर जूते मार रही हो तुम? नहीं, हरगिज नहीं, सिर्फ रास्ता बता रही हूँ। हम अभी भी बिल्कुल हेल्पलेस नहीं हुए हैं। मोहन ने कविता को जज्बात के आवेग में आलिंगन में भर लिया। दोनों की आंखें आंसुओं से सरोवर थी। घर में पल रहे अभिमन्यु का तो पता नहीं, पर उसका बड़ा भाई पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।